नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 9th के भूगोल का पार्ट 2 जो भारत के भौतिक स्वरूप है उसका एक टॉपिक उत्तरी मैदान के बारे में चर्चा करूंगा। चलिए तो सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है। तो हमने कल का वीडियो जो पिछला वीडियो था उसमें चर्चा किया था कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसके अंदर छः छः भौतिक स्वरूप हैं, है ना। उसमें छः भौतिक स्वरूप पर चर्चा किया था। कितने? छः। और वो छः कौन कौन से थे? तो पहला सबसे ऊपर हमारा हिमालय था। सबसे ऊपर क्या था? हिमालय। और उसके जस्ट नीचे जब बताए थे तो उत्तरी मैदान था, है ना। उत्तरी मैदान। तो आज हम इसी उत्तरी मैदान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं उत्तरी मैदान की तरफ। अब देखिए भारत का जो उत्तरी मैदान है, भारत का जो उत्तरी मैदान है वो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना हुआ है। अगर हम इसको मैप में देखना चाहें, देखिए भारत का मैप ये है और भारत का मैप यहाँ से शुरू होता है। ये सिंधु नदी है हमारी, ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी से लेकर ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत के अंदर एंटर कर रही है यहाँ से, इसके बीच का जो मैदान है यानी पूरा ये वाला जो पार्ट है असम का होते हुए ये पूरा का जो पूरा मैदान है, ये वाला पार्ट ये पूरा का पूरा किस में आ जाता है? उत्तरी मैदान में आ जाता है। ठीक है ना। तब इसकी जो ये जो इसके अंदर जो तीन नदियां हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? एक तो ये है सिंधु नदी, बीच में गंगा का मैदान है। ये देखिए बीच में जो ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ये वाली, है ना। ये गंगा नदी है। और यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। और इन तीनों की सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान, ये तीनों मुख्य नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियों से जो मैदान बनता है उसी को उत्तरी मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को? उत्तरी मैदान बोला जाता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब देखिए उत्तरी मैदान जो है, क्योंकि इसकी भी कुछ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। अब समझ गए होंगे कि भारत का जो उत्तरी मैदान है वो किन तीन नदियों के बीच में बना हुआ है। तो आपका पहला ही यही चीज़ लिखा गया है कि उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणाली। नदी प्रणाली का मतलब होता है एक मुख्य नदी होती है, उसके अंदर सहायक नदी आकर जुड़ती है ना। सहायक नदी आकर जुड़ जाती हैं। ठीक है। उनके अंदर सहायक नदी आकर जुड़ती है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं नदी प्रणाली। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं नदी प्रणाली। ठीक है। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो तीन प्रमुख नदियों के बेसिन में स्थित है। तो देखिए कौन कौन सी नदियां हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। साथ में उसकी सहायक नदी, अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि सहायक नदियों का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो देखिए जैसे कि एक नदी है और उसकी सहायक नदी ये वाली हो सकती है, यहाँ से आ सकती है और यहाँ से आ सकती है। तो जो जो पूरा ये क्षेत्र बना है ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? उस नदी सिस्टम का मैदान बन जाता है, उस नदी सिस्टम का, है ना, बेसिन बन जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है? देखिए अगर अगर इसका निर्माण समझते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है, ये जो है हिमालय है। और हिमालय से कई सारी नदियाँ बाहर निकलती हैं। जब बाहर निकलती हैं तो इनके अपने साथ क्या लेकर आती हैं? सिल्ट लेकर आती हैं। क्या लेकर आती हैं? सिल्ट, है ना। सिल्ट लेकर आती हैं, दूसरा का गाद लेकर आती हैं और लेकर आती हैं बालू। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन तीनों क्या करती हैं? ये लाकर इस क्षेत्र के अंदर निक्षेपण कर देती हैं। क्या कर देती हैं? इस क्षेत्र के अंदर निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है कि जो सिल्ट, गाद और बालू लेकर आई है वही वो यहीं पर लाकर छोड़ देती हैं, यहाँ पर लाकर जमा कर देती हैं। क्या कर देती हैं? जमा कर देती हैं। जब जमा करती हैं तो इससे क्या बनता है? एक मैदान बनता है ना। इससे क्या बना? एक भारत का उत्तरी मैदान बना हुआ है। आगे पढ़ते हैं। अब इस मैदान की थोड़ी सी और विशेषता जान लेते हैं। यहाँ देखिए वही चीज़ लिखा गया है। इसके जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो 7 लाख किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्षेत्रफल है, ये बुक में आपको विस्तार लिखा गया है लेकिन आप क्षेत्रफल के तौर पर इसको याद करिएगा, है ना। अगर पूछता है आपसे कि भारतीय उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कितना है तो 7 लाख किलोमीटर है। इस मैदान की जो टोटल लंबाई है लगभग में 2400 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई जो है वो अलग अलग क्षेत्रफल अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई जो लिखा गया है 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक हो सकती है। तो अब देखिए भाई इतना डिफरेंस कहाँ से आ गया? तो मैप में आते हैं फिर से। अगर आप मैप में आकर देखेंगे, देखिए तो जो ये वाला मैदान चल रहा है सिंधु नदी का मैदान, यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसका विस्तार पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। यहाँ इसमें भी देखिए ये पूरा चंबल नदी का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, पूरा का पूरा। लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे तो गारो खासी जयंतिया और हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है वो तो बहुत सीमित है क्षेत्र। तो यहाँ पर जो उसका लंबाई हो जाता है वो थोड़ा सा, सॉरी, चौड़ाई यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई तो भाई सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो लगभग ये 2400 किलोमीटर का एरिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए इसके अंदर ये 320 किलोमीटर ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर लिखा गया है सघन जनसंख्या है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। चलिए अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जो नदियाँ, है ना, यहाँ देखिए जैसे हिमालय पर्वत बताए थे, जैसे हिमालय है यहाँ से, ऐसे हिमालय है।
और हिमालय से जो नदियाँ बाहर निकल कर आ रही हैं। जब हिमालय है तो वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, और ऊंचाई ज़्यादा है तो वहाँ पर ढलान भी होगा। ऊंचाई जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर ढलान ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही नदियाँ मैदानी भाग में आती हैं तो वहाँ पर ढलान कम हो जाता है। और जब ढलान कम हो जाता है तो उनकी जो बहने की जो स्पीड है, बहने की जो गति है, वो गति क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। जब गति कम हो जाती है तो क्या करते हैं, ये अपने साथ लाई हुई सिल्ट, गाद और बालू जो होता है वो लाकर उत्तरी मैदान में जमा कर देती है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है जो, और यही जो चीज़ होता है वो बहुत ही क्या होता है, इसके अंदर उर्वरक पाए जाते हैं, और उर्वरक खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वितरिका। अब वितरिका देखिए क्या होता है। देखिए वितरिका जो होता है, जैसे एक मेन रिवर है, यहाँ से क्या जा रही है, एक मेन रिवर, ये मेन रिवर, ठीक है, ये मेन रिवर। अभी हम बोले कि बाहर से नदियाँ आकर जुड़ती हैं इसके अंदर, है ना, बाहर से जो नदियाँ आकर जुड़ती हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस नदी में से, मेन रिवर से, ये मेन रिवर जा रही है, इस मेन रिवर से कोई, इसके अंदर से कोई धारा बहकर बाहर निकल जाए, है ना, इसके अंदर कोई धारा बाहर निकल जाए। जब जो धारा बाहर निकल जाती है इस मेन रिवर से, जो मुख्य नदी से जो धारा बाहर निकलती है वो वितरिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, ये वितरिका, है ना, ये क्या कहलाती है, वितरिका। बात समझ में आ गई आपको। ये मुख्य नदी है, ये क्या है, आपकी मुख्य नदी है, और इस मुख्य नदी से बाहर एक धारा निकल जाती है जिसको बोलते हैं वितरिका। जबकि सहायक नदी वो नदी होती हैं जो इस धारा के अंदर आकर जुड़ती हैं। जो सहायक नदी वे नदियाँ होती हैं जो इस धारा के मुख्य धारा में आकर जुड़ती हैं, है ना। तो जुड़ती हैं तो वो तो सहायक नदी हो जाएगी। लेकिन जब मुख्य धारा से कोई धारा बाहर निकलता है तो वो वितरिका कहलाता है। तो आप ऊपर जब पढ़ेंगे इसका, देखिए तो ऊपर जो दिया गया है वही सेम चीज़ यहाँ भी दिया गया है कि जो निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण से बहुत सी धाराएं में बट जाती हैं। क्या करती हैं, ये बटना, यानी मुख्य धारा का छोटे छोटे धारा में आगे बट जाना, यही वितरिका कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझ लीजिए। पंजाब, दोआब और पंजाब, है ना, दोआब, दो आब। दो आब का मतलब क्या है, यहाँ पे दो से दो है, यानी टू, यानी क्या है, ये टू। और आब का मतलब क्या होता है, पानी। और ऐसा क्षेत्र जो दो तरफ से पानी से घिरा हो उसको दोआब बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, इसको दोआब बोलते हैं। तो हम लोग हमारे क्षेत्र में क्या है, पंजाब है। और ये दोआब क्षेत्र जो होता है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहुत सारा क्षेत्र बनाया जाता है जो जो दोआब होता है। पंजाब देख लीजिए, पंजाब का मतलब क्या होता है, पंज जमा आब। पंज जमा आब का मतलब, पंज का मतलब होता है 5, ये समझ लिए, आब का मतलब फिर से पानी। यानी ऐसा क्षेत्र जो 5 तरफ से पानियों से घिरा होता है ना, जहाँ पर 5 नदियाँ पाई जाती हैं, वो पंजाब कहलाता है। तो देखिए पीछे हम जाते हैं, अगर थोड़ा सा मैप में रिकॉल करें तो देखिए पंजाब का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। अगर हम लोग मैप का क्षेत्र देखें, मैप देखें थोड़ा सा तो, है ना, देखिए मैप देखिए, ये वाला क्षेत्र। अब ये जो नदी दिखाई दे रही है हमारी सिंधु, अब सिंधु नदी दिखाई दे रही है हम लोगों को। अब ये सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी है, देखिए ये झेलम, रावी, है ना, ये सतलज, चिनाब, ये सारी नदियाँ हैं, सहायक नदी है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, यही हो जाता है हमारा पंजाब। ठीक है, ये 5 नदी का जो क्षेत्र से बना हुआ है यही, तो ये पंजाब हो जाता है। ठीक है। अब दो नदियों का संगम का बीच का क्षेत्र देखिए, ये जो क्षेत्र, ये दोआब, ये क्या है आपका, दोआब बनेगा। जैसे यहाँ झेलम और रावी के बीच का क्षेत्र बना हुआ है, रावी और चिनाब का क्षेत्र बना हुआ है, चिनाब और आपका सतलज का क्षेत्र बना हुआ है, ये सब क्या है, ये दोआब है आपके। बात समझ में आ गया आपको। तो दोआब और पंजाब में कंफ्यूज नहीं होना है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और 5 नदियों के बीच का क्षेत्र को पंजाब बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, आपको बुक में भी यही चीज़ लिखा गया है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब देखिए कुछ जो मैदान, उत्तरी मैदान जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। अब कौन से हैं, एक है पंजाब, पंजाब पंजाब को ही जो मैदान है वो क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्माण किया जाता है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है, मैदान का निर्माण किया जाता है, वो पंजाब का मैदान कहलाता है। ठीक है, वो पंजाब का मैदान कहलाता है। ठीक है ना। अब दूसरा मैदान कौन सा है, अब दूसरा है गंगा का मैदान। अगर नदियों के आधार पर कहें तो गंगा का मैदान है। किसका मैदान है, गंगा का मैदान है। और गंगा का मैदान देखिए, गंगा और उसकी सहायक नदियों के जो मिल से, सहायक नदियों के मिलने से, गंगा और उसकी सहायक नदियों के मिलने से
नदियों के मिलने से जो मैदान का निर्माण होता है, मैदान का निर्माण होता है। बात समझ में आ गया। और गंगा और उसकी सहायक नदी है बहुत सारी, जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना है ना। यमुना के बाद इधर की बढ़ते जाएंगे तो आपका गंडक हो गया, फिर घाघरा नदी हो गया, फिर आप देखेंगे तो सोन नदी हो गया। ये सब क्या है, गंगा का सहायक नदी है। और इनके इनके मिलने से जिस मैदान का निर्माण होता है वो गंगा का मैदान है। और लास्ट में जो तीसरा है, वो तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बन मिलने से जो जिस मैदान का निर्माण होता है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसका क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर असम में फैला हुआ है ना। कहाँ फैला हुआ है, ज़्यादातर ये असम में फैला हुआ है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो ये सारी चीज़ आपके बुक में लिखा गया है, यही पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, भारत का जो ये मैदान है उसका ऊंचावच, ऊंचावच का मतलब होता है कि उसकी स्थिति, आकार, है ना। ऊंचावच का मतलब क्या है, आकार। और उसके आकार की वजह से या फिर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ की वजह से, विभिन्न स्थलाकृतियाँ या फिर आकृतियाँ की वजह से उसको और चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, चार भाग में, है ना। चार भाग में डिवाइड किया गया है, यानी हिंदी में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। अब देखते हैं वो कौन कौन सी है ना। देखिए, चलिए आते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले बोले थे कि हिमालय का जो पर्वत है वो ऐसे इस तरीके से है। और हिमालय में सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय है, उसके नीचे हिमाचल हिमालय है। और उसका जस्ट नीचे जो आता था वो क्या था, शिवालिक। क्या था, शिवालिक। और शिवालिक के जो नीचे वाला पार्ट है, जो 8 से लेकर 16 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, शिवालिक के नीचे वाला जो 8 से लेकर 16 किलोमीटर क्षेत्र है, उस क्षेत्र को बोलते हैं भाबर। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भाबर। और जो भाबर है, उस यहाँ क्या होती है, जो नदियाँ आकर आप विलुप्त हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, यहाँ पर आकर विलुप्त होने का मतलब ये है कि छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ढलान है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इस भाबर के जस्ट नीचे आएंगे तो क्षेत्र मिलता है तराई। क्या मिलता है, तराई। तो यहाँ देखिए, जो चार पार्ट बोले थे, सबसे पहला पार्ट क्या है, भाबर। उसके बाद तराई। तराई में क्या होती है, जो जो वितरिकाएँ भाबर में गायब हो गई थी वो यहाँ पर आकर दिखना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आकर दिखना शुरू हो जाती है। कहाँ पर दिखना शुरू हो जाती हैं, तो तराई के अंदर। क्योंकि तराई क्या होता है, थोड़ा समतल क्षेत्र है, तो यहाँ पर नदियाँ आकर क्या होती हैं, अपना जो दिखाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर देखिए, तो आपके बुक में भी यही चीज़ लिखा गया है। आपके बुक में ये जो बुक है एनसीईआरटी, इस बुक में भी वही चीज़ लिखा गया है। और ये एनसीईआरटी बुक भाई सबसे, जो बच्चा बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए रामबाण है एकदम, समझ लीजिए। बिहार पुलिस के लिए एकदम रामबाण की सीरीज चल रही है, क्योंकि इसमें से ही आपके 90% जीके जीएस के सवाल पूछे जाएंगे। नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस ही बिहार पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लेगा, समझिए कि उसके अंदर वो 75+ सवाल तो करके आएगा ही आएगा। 75+ की गारंटी लेते हैं एनसीईआरटी से। चलिए, अब देखते हैं, बोले थोड़ी देर पहले कि जो उत्तरी मैदान है उसको स्थलाकृति के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर भाबर है। भाबर का मतलब क्या है कि शिवालिक रेंज है। उस शिवालिक रेंज के नीचे 8 से लेकर 16 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। यहाँ पर आकर नदियाँ आपस में विलुप्त हो जाती हैं। जो इसके नीचे का क्षेत्र है तराई। अब तराई में क्या होती है कि नदियाँ फिर से अपना रूप दिखाना शुरू करती हैं, यानी नदियाँ फिर से पुनः निकल जाती हैं, पुनः निकल जाती है ना। तो आपके बुक में देखिए लिखा गया यही चीज़ कि भाबर क्या है, कि पर्वतों से नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती हैं, उसे भाबर कहते हैं। इस सभी सरिताएं इस भाबर में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के, अब देखिए यहाँ पर देखिए कि कुछ पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियाँ पुनः निकल जाती हैं तथा नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहते हैं। ठीक है। और ये सरिताएं जो जिस क्षेत्र के अंदर निकलती है वहाँ क्या होता है, तराई क्षेत्र बनता है। और ये जो तराई क्षेत्र है वो दलदली भाग होता है। आपने सुना होगा कि इसी क्षेत्र के अंदर एक नेशनल पार्क है, जो नेशनल पार्क है ना, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क जैसे आपने सुना होगा दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। और यूपी में भी कहाँ पर है, इसी क्षेत्र के अंदर है, ये तराई क्षेत्र के अंदर ही दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। चलिए, अब ये खत्म हो गया। हमने बोला था चार है, चार है। अब देखिए जो ये पहला क्या था, इसके पहला देख लीजिए, पहला भाबर, दूसरा क्या था, तराई, है ना। चौथा देखिए खादर, और पांचवा ये क्या है, बांगर।
बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, खादर बांगर पर जाते हैं क्योंकि ये हम लोग टॉपिक खत्म करेंगे जल्दी। यहाँ पर देखिए, अब देखिए जल्दी जल्दी कि यहाँ देखिए कि जो अब नदियों के द्वारा जो निक्षेपण जो है वो लगातार कई सारे वर्षों से हो रहा है। नदियों के द्वारा इस मैदान में निक्षेपण बहुत सालों से हो रहा है। तो इन बहुत सालों में जो निक्षेपण हो रहा है वो कुछ पुराने भी होंगे, जो निक्षेप कुछ पुराने हैं और कुछ नए हैं, है ना। जो पुराने हैं उसको तो भांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? भांगर। यानी जैसे देखिए यहाँ पर पुराने जलोढ़ का बना है वे नदी, यहाँ पर देखिए उसको बांगर बोलते हैं, पुराने जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। और जिन क्षेत्रों में क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता रहता है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता रहता है तो उन क्षेत्रों के अंदर जो गाद का निक्षेपण हमेशा नए रूप में होता रहता है, नए रूप में होता है। जो नया गाद का निक्षेपण होता है उससे नया जलोढ़ बनता है ना। जो नया गाद का निक्षेपण होता है उससे नया जलोढ़ बनता है, तो उस नए जलोढ़ को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है। चलिए, तो ये इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था ये। यहाँ पर देखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में दे दिया गया है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी में है ना, लखीमपुर खीरी। ठीक है। और लखीमपुर खीरी कहाँ पर है? तो आपके उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।